राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2024 कार्यक्रम में शामिल होना हर्ष का विषय है। नाबार्ड जैसी संस्थान का गठन कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने, विकास योजनाओं और उन्नति के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने, विकास योजनाओं को उन्नति के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि को उन्नत बनाना, ताकि हमारे देश के, हमारे सिक्किम के किसान भाई और बहनों को समृद्धि के नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। स्वाभाविक है कि मेरे पास भी ठीक प्रकार से कई पेज का मुझे लिखित मैं अपना संबोधन लेकर आया हूँ, और बहुत अरसे के बाद इतने शांत श्रोता भी मुझे मिले हैं सामने। क्योंकि अब से इस जिम्मेदारी पर आने से पहले शोरगुल में बोलने का अभ्यास रहा है और उसके बीच में बोलते थे, और आज इतनी देर से ये बातचीत चल रही है, उसमें कोई बोलने वाला बीच में जिसको कहा जाए उतना ही बोले, तो ये कुछ ज़्यादा ही उत्साह करने वाला है। लेकिन निश्चित रहिए, मैं समझदारी से काम लूँगा। कितना सकारात्मक उत्तर आपने दिया साहब, समझदारी रखना भूलना मत। बहुत सारी बातें आप समझ चुके हैं, बहुत सारे ज्ञान आपको दिए जा चुके हैं। हो सकता है कि पूर्व के संबोधनों में बहुत से नई बातें आपको मिली हों, और मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ नई बात आपको नहीं बता सकता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस योजना का प्रारंभ किस सोच कर लेकर के किया गया। आपके भाषणों से जो थीम आता है कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। जो कमजोर रह गए हैं उनके पास तक पहुंचना। और जब देश आजाद हुआ तो पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी उस रामराज्य की परिकल्पना करी, और उस रामराज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी परस्पर प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करते थे। और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अपने अपने धर्म का आचरण करते, परस्पर प्रेम से रहते थे। ऐसी उस रामराज्य की परिकल्पना पूज्य महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ही करी। यानी कि जिस बात का उन्होंने कहा था और उसमें क्या क्या चीजें थी, उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव उठेगा तो देश उठेगा। अगर हमें देश को उठाना है तो हमें अपने गांव को विकसित करना होगा। यानी अंतिम इकाई हमारा गांव है, और रामराज्य को उन्होंने लक्ष्य किया। और भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरी यात्रा को यदि हम समझ ले तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हम पर्याप्त सोच लेंगे। तो बहुत सारी टेक्निकल बातों को उन्होंने बताया आपके पूर्व वक्ताओं ने, और जैसा कि आपने एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत देर के बाद आप सब एक साथ थोड़ा हंसे भी, आवाज से अंदर से आई। यानी आप भी यही चाहेंगे कि इतनी जल्दी समापन हो। आपकी भावनाओं के साथ जोड़ना मेरा धर्म बनता है। जानना से ज्यादा जीने का जो संस्कार लेना पड़ेगा। हम जानते तो बहुत है, लेकिन जीने में कठिनाइयां आती हैं। जानना और जीने में जो सामंजस्य है, यही व्यक्ति के जीवन की पूर्णता होती है। हम जानते तो हैं जाति, धर्म, पंथ, भाषा के आधार पर हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना, बट हो जाता है कहीं ना कहीं, वो नहीं होना।
रामराज्य की परिकल्पना क्यों महात्मा गांधी जी ने किया था? महाराज दशरथ ने तो घोषित कर ही दिया था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है जब राम चलते हैं तो कभी जो मैं जितना पढ़ पाया हूं कि वो वन को जब जाते हैं तो श्री पहले उनके मित्र निषाद राज मिलते हैं, यानी निषाद राज अयोध्या नहीं आए, फिर वो चित्रकूट जाते हैं, यानी वन क्षेत्र के लोगों का जीवन, रहन सहन, खान पान, सहन चीजों को अनुभव करते हैं। फिर पंचवटी जाते हैं, अनेक प्रकार के भाई के साथ भी जाते हैं, पत्नी के साथ भी जाते हैं। अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जिनका वो मुकाबला भी करते हैं। माता सबरी भी मिलती है वन क्षेत्र में, वो भी कभी अयोध्या नहीं है। उसमें सुग्रीव और बाली भी मिलते हैं। बाली अत्याचार का प्रतीक था, सुग्रीव एक धर्म का प्रतीक था। यानी किसी व्यक्ति के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए, लेकिन कभी सुग्रीव भी अयोध्या नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, उस बीच में केवट भी मिले, केवट भी कभी अयोध्या नहीं आए। यानी ये सब उसी क्षेत्र में, यानी रामराज्य की परिकल्पना इसलिए किया कि सभी को उनके गांव में जाकर के, उनकी कठिनाइयों को समझ करके, उनकी आवश्यकताओं को समझ करके, और तमाम ऐसे जो समाज के विध्वंसक शक्तियां हैं, समाज को जो कमजोर कर रही थी, उनका मुकाबला करते हुए, उनको परास्त करते हुए, उनको पराजित करते हुए अनेक कठिनाइयां भी आई। उन कठिनाइयों को सहते हुए किस प्रकार से सेतु बना, अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए अंत में विजय प्राप्त करते हैं। फिर अयोध्या आते हैं, और जब अयोध्या आते हैं तो वनवासी राम जब राजा राम बनते हैं तो सभी की कठिनाइयों को एक साथ दूर करते हैं। इस नाते कहा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, किसी प्रकार का कोई संकट किसी को नहीं था। इस नाते उस राम राज्य की परिकल्पना हमें कहते समय प्रसन्नता हो रही। अनेक ऐसी कठिनाइयां थी जिनको मैं कुछ, जो कठिनाई थी उसको भी, यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन कठिनाइयों को समझा। ऐसे तमाम योजनाओं को उन्होंने लॉन्च किया। 2023 में दुग्ध सहकारी समितियों के लिए माइक्रो एटीएम, इन समितियों सदस्यों के रूप में एटीएम लॉन्च किया। 5 लाख करोड़ रुपए को स्वीकृत किया गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, जिससे 4 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई में लाया गया। मोदी सरकार ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय लिया। गत 2 वर्षों में पैक्स में कई बदलाव किए गए। नाबार्ड को नोडल एजेंसी भूमिका में 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जाए। यानी अनेक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैक्स के बायलॉज में भी बदलाव लाए। यानी कठिनाइयां क्या हैं, उन कठिनाइयों को भी दूर करके सरकार ने ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर विकास के लिए 10,000 का शुगर मिलों का विभाग किया। कोऑपरेटिव पर लगाने वाले सरचार्ज 12% को घटाकर 7% किया। यानी कठिनाइयां क्या है, यानी उसको सभी को आत्मनिर्भर बनाने में, आत्मविकसित बनाने में क्या कठिनाइयां आई, उनका अध्ययन किया। और इस प्रकार से उन कठिनाइयों को समझते हुए नीतियां बनाए। और उसके कारण हमारे राव साहब बता रहे थे कि यानी कि लक्ष्य रखा कि 2047 तक हम एक पूर्ण विकसित भारत की कल्पना करना, यानी उस दिशा में देश कैसे चले, उसके आप एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मैं की निवेदन किया अपने बात प्रारंभ में, कभी भी वो तमाम वन क्षेत्र के लोग केवल राजधानी में नहीं आए, स्वयं राम को वहां जाना पड़ा, उनको शिक्षित करना पड़ा, उनको प्रबुद्ध करना पड़ा, उनको ज्ञानवान करना पड़ा, उनको जीवन जीने की शैली बताना पड़ा।
और इस नाते वह आज एक आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य माना गया। आज भारत एक बार पुनर्जागरण की बेला में बढ़ा है। हिंदुस्तान की सीमाओं से आगे बढ़ के भारतीय संस्कृति का एक स्वीकार्यता बढ़ी है। एक सुंदर भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमारा सिक्किम अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। नाबार्ड ने बहुत ही, चूँकि इसके हमारे अधिकारी यहाँ संजय गुप्ता जी, इसको मैं देखता हूँ कि समय समय पर संपर्क करते हैं, मिल के कठिनाइयों को जनता की सुनते हैं। बीच में नाबार्ड का हमारे राजभवन में भी उन्होंने किया था। और कुछ जैसा कि राव साहब ने भी चर्चा में कहा, मैं देखता हूँ कि अगर हम लोग थोड़ा गीत गाए हैं कि चूँकि बशीर साहब के गीत और कुछ मुन्ना भाई की फिल्म तो देख नहीं पाए, इस नाते उस पर कुछ नहीं बोल पाऊँगा। और जब देखने लायक था तो उसमें छूट नहीं मिली, और आज देखने जाऊँगा तो कठिनाई आएंगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यदि हमने संकल्प ले लिया कि हम अपने इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में, जैसे अनेक क्षेत्रों में हम नंबर 1 स्थान पर हैं, स्वच्छता को अगर देखना होता है, ऑर्गेनिक खेती को देखना होता है, तमाम योजनाओं में देखना होता है, तो हम सिक्किम नंबर 1 पर पाते हैं पूरे देश में। तो आज हम जिससे चाह लेंगे कि हमें प्रत्येक गांव, विकसित गांव को नाबार्ड के माध्यम से प्रत्येक गांव का आत्मनिर्भर, जब उसका रैंकिंग होगी तो हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पर अपने सिक्किम राज्य को स्थापित करने में समर्थ होंगे। यानी मन में अगर भाव निश्चय हो, पंथ स्वयं आगे आएगा। यदि हमारे मन में संकल्प होगा कि मैं प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड आगे बढ़ करके संकल्प को, हमें कार्यकर्ता बनकर, जनता जन के सेवक बन करके, यदि देश का प्रधानमंत्री आज लगभग 10 वर्षों से एक भी दिन का विश्राम नहीं लेकर के, जीवन का सौभाग्य मान करके जनता के सेवा का अवसर मिला है। अगर हमारे मन में संकल्प आ जाए, लोग बहुत है, लेकिन उन गांव के विकास का माध्यम प्रभु ने आपको क्यों चुना? आपके ही हाथों में यह शुभ काम क्यों आया? जिस दिन मन में यह आत्मविश्वास, यह चेतना, यह संकल्प, यह विचार जब आ जाएगा, मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आप किसी अफसर के रूप में, प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में या विविध क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं। जिस दिन यह संकल्प आ जाए कि मेरे जीवन का पुण्य होगा, मैं इनकी किसी खुशहाली दे सकूं तो किसी के लिए खुशहाली दे सकूं, ऐसी खुशहाली देने में भी मन जीवन को धन्य मान करके क्या करना क्या नहीं करना है हर व्यक्ति जानता है। मन में ईमानदारी से, पवित्र मन से भी हम संकल्प लेकर के चलेंगे तो जहां हम जो संकल्प लिए पूरा होगा।